Welcome everyone to the Wordsmith UPSC channel, and today we are going to discuss an important topic which is very demanding, and this is very important for people who are studying from home and who cannot afford coaching. आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है। यूपीएससी के लिए कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से यूपीएससी निकाला है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उसको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए। इसीलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। इसमें मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा। व्हाट इज़ द शेड्यूल ऑफ योर स्टडी, हाउ यू शुड अप्रोच एवरीथिंग। आपके हर डाउट का आंसर इसमें मिलेगा। ये क्वेश्चंस मैंने बच्चों से सर्वे करके पता किए हैं कि क्या उनके अमूमन डाउट्स होते हैं, उनको मैं इसमें क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एट मैक्स अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो पड़ेगी एक इंटरनेट की और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज की। उसके अलावा आपको मोटी मोटी फीस देके किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और आप यूपीएससी, बिलीव मी, यू कैन क्लियर यूपीएससी विदाउट कोचिंग ऑल्सो। सो इस लेक्चर के दो पार्ट्स हैं और यूपीएससी प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका प्रिपरेशन, कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन सा सही समय है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड जो आप अगर टॉपर स्पीच देखोगे एंड आप अगर टॉपर से बात करोगे, आपको पता लगेगा एंड इवन यू विल रियलाइज आपने एक भी बार सीएससी दिया है, एंड इफ यू हैव नॉट सक्सीडेड इन इट, यू विल रियलाइज द थिंग विच वाज लैकिंग वाज द सेकंड पार्ट, एंड विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मेरा मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पेशेंस रखिए, आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते रहिए। हार्ड वर्क अलोंग विद स्मार्ट वर्क। आपको सोचते रहना है कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। आंख बंद करके ये तैयारी नहीं होती है दोस्तों। आंख बंद करके केवल आप कुएं में गिरोगे। अपनी आंखें खुले रखिए। कोचिंग, हमारे लेक्चर्स, ऑनलाइन सोर्सेज सब आपको गाइड करेंगे, बट एट द एंड रास्ता आपको ही नापना है, रास्ता आपको ही तय करना है। बहुत सारे रास्ते हैं जिन पे हम आपको टॉर्च दिखा सकते हैं, चलना आपको है। दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। हो सकता है कि आपके घर पे कुछ इशू हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हो कि बेटा नौकरी कर ले, बेटा बेटी नौकरी कर ले। हो सकता है आप गरीब घर से हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हो। बट अगर आपने एक बार ठान ली कि मेरे को प्रिपरेशन करना है, तो इस तैयारी को 1.5 साल दीजिए एंड आप सेलेक्ट होंगे। सो सबसे पहली बात, यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले हमेशा यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखें। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी का नोटिफिकेशन लगभग फरवरी में आ जाता है हर साल। यूपीएससी के नोटिफिकेशन को आप पढ़ें। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो यूपीएससी नोटिफिकेशन को पढ़ें। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है। आप उसको पढ़िए, आपको पूरे एग्जाम के बारे में पता लगेगा, उसके सिलेबस के बारे में पता लगेगा, यूपीएससी क्या क्या चाहता है। बहुत सारे डाउट्स यहीं से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस कहाँ, यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहाँ आता है? यूपीएससी की वेबसाइट पे आता है, ठीक है। फरवरी के महीने में आता है। नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। लेट सपोज आप कॉलेज लास्ट ईयर में हैं, आपको पता है आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, ठीक है। आपके पास 1.5 साल है, लगभग लगभग मई या जून में एग्जाम होता है, तो 5-6 महीने इधर और 1 साल वो, तो 1.5 साल है आपके पास। आप फरवरी में आप कॉलेज में होंगे, आप नोटिफिकेशन एक प्रिंट आउट लीजिए, उसको पढ़िए। एक हफ्ते तक उसको पढ़िए, देखिए कि क्या क्या है यूपीएससी की तैयारी, कैसे यूपीएससी में सिलेबस क्या है, क्या क्या यूपीएससी चाहता है। बहुत सारी चीजें आपको इनसाइट्स मिलेंगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट यू शुड डू। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एक आध अटेम्प्ट दे दिया है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, वो भी जरूर पढ़ें। हालांकि उनको इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे कैन लुक इट ब्रीफली। वो उसका सिलेबस देख सकते हैं, यूपीएससी की डिमांड क्या है वो देख सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी राइट्स इन एवरीथिंग दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द एस्पिरेंट, what is expected out of the student, what is expected out of the officer। उस सिलेबस में से क्या चाहिए उसको, आंसर अगर लिख रहा है तो वो मेंस में क्या चाहता है, इंटरव्यू में क्या चाहता है, द समरी ऑफ इट इज देयर। ऑल्सो आई विल ऑल्सो डिस्कस इट दैट व्हाट यूपीएससी वांट्स इन अ सेपरेट वीडियो, राइट, जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको ऊपर, कि उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिलेबस डिटेल में।
यूपीएससी की डिमांड डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो लेक्चर भी आप देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड रखना है कि मैं आंसर लिखते टाइम क्या सोच रहा हूँ, मैं यूपीएससी क्या चाहता है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप तैयारी कर सकते हैं, तभी आप जो है राइट वे में तैयारी कर सकते हैं। सी एक टॉपिक पर रिवर्स पे लोग पीएचडी भी करते हैं, बट हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें क्या पढ़ना है ये उसी से पता चलेगा, नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए आप सब लोग, पहली चीज ये। तो फरवरी के महीने में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आप नोटिफिकेशन पे जाइए, उसको पढ़िए, डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट रखिए, उसको पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से उसको समझिए कि क्या चाहता है यूपीएससी। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखें, सिलेबस क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत वो उसको देख लें। तो जनरली यूपीएससी के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा होता है मेंस, जो कि लिखित होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि ओरल होता है। तो तीनों का पैटर्न अलग अलग है। पर्सनैलिटी टेस्ट सबसे लेटर स्टेज में है, उसको आप अभी छोड़ दीजिए, वो उसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको मेन फोकस करना है प्री और मेंस पे। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला होता है आपका जीएस का, दूसरा होता है आपका सी सेट का, राइट। इनको मैं डिस्कस करूंगा बाद में कि पेपर में क्या सिलेबस है एंड ऑल दैट थिंग्स, बट आप ये बेसिक बेसिक जो है बात समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है पूरी डिटेल्स जो है बता दी हैं कि क्या होता है, इसको जरूर पढ़िएगा इस पार्ट को, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें यही लिखा है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर मेरिट पे निकलता है एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। पर आप एक बार इसको पढ़िए। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? प्रीलिम्स का सिलेबस बच्चे बोलते हैं एनीथिंग अंडर द सन। नो, इट इज नॉट करेक्ट दैट इट विल आस्क एनीथिंग अंडर द सन। देयर इज अ पैटर्न इन विच यूपीएससी आस्क। यूपीएससी का एक पैटर्न है, एक उसका मैंडेट है, उसको अकॉर्डिंग ही वो पूछ रहा है सवाल। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ लेगा, राइट। वो समझने के लिए क्या करना है? वो समझने के लिए आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको जो है हमारे लेक्चर्स देखने हैं। मैंने एक सीरीज बनाई है, आई हैव डिजाइंड अ सीरीज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। उसमें मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने डिसाइफर किया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने फोना फोना आप लोग जानते हो, जानवरों को बोलते हैं। तो फोना से यूपीएससी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 10 नंबर का। वो उसमें हैबिट और हैबिटेट, तो ये सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी हैं। वो लेक्चर्स आप जरूर देखिए एंड इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है यार, आपको नहीं पढ़ना है कि एनीथिंग अंडर द सन, ये किताब भी पढ़ ली, वो किताब, वो मैगजीन, और वो उस भैया ने बोल दिया, उस चाचा ने बोल दिया, ये सब नहीं करना है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, अपना दिमाग खोले रखना है, अपनी आंखें खुली रखनी है हमेशा, अपना विवेक इस्तेमाल करना है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस। जितना आप दूसरों की बातों में बहकते जाओगे, एक सोर्स रखिए इंफॉर्मेशन का, ऑथेंटिक सोर्स। आपको डिटरमाइन करना है ऑथेंटिक है या नहीं। बिल्कुल ही अडॉप्टेड बच्चे मत बन जाइए, स्मार्ट किड, स्मार्ट स्टूडेंट, राइट। तो पहला टॉपिक अगर आप देखोगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी, भाई अगर कोई बोलते हैं कोई जानवर मिल गया, उसको ही पढ़ाए जा रहे हैं कि 10 जानवर मिले हैं, इसमें 20 जानवर मिले हैं नए, वो वहां पे मिला है, वो उसका नाम ये है, इसका नाम ये है, बच्चे पागल हुए जा रहे हैं पढ़ने में। ये नहीं करना है, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए आप। अगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाँ आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें आप अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, सिंपल। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ये जैसे देखिए पॉवर्टी क्लियरली लिखा हुआ है। एक एक साल यूपीएससी ने पूछ लिया कि पॉवर्टी, तेंदुलकर लाइन जो है वो क्या है, राइट। ये उससे ऊपर कैसे पॉवर्टी काउंट होती है, कैसे नहीं होती है, एंड पीपल वर लाइक कि कुछ भी पूछ रहा है यूपीएससी। ऐसा नहीं है, यूपीएससी सिलेबस से पूछ रहा है। आपने सिलेबस नहीं पढ़ा इसलिए आपको लग रहा है कुछ भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इंक्लूजन क्या होता है, डेमोग्राफिक्स क्या है, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड। इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ते रहना है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज that do not require subject specialization. See, this is so important. यूपीएससी चाहता ही नहीं है कि आप लोग जो है स्पेशलाइजेशन करो, उसको एक जनरल नॉलेज जिसकी है वो बंदा चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ NCERT, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप समझ रहे होंगे क्योंकि इसमें जनरल स्पेशलाइजेशन
नहीं चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए, राइट। सिमिलरली जनरल साइंस, अब जनरल साइंस क्या है? जनरल साइंस जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक, सब ने 10th तक साइंस पढ़ी है, वही साइंस है। आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो तो दोबारा पढ़ लो, इसमें क्या रॉकेट साइंस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको सिखाई ये जो सिलेबस है ये आपको बताता है कि इट्स वेरी इजी, राइट। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बहुत आसान है। पेपर 2 जो है सी सेट है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट अगेन ये जनरल पेपर होता है, एप्टीट्यूड का पेपर है, जो है थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करते हो, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए ईजी है, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट विद सफिशिएंट प्रैक्टिस आप जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, ये भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि आपका पहला सोर्स क्या होगा, आपको पहला काम क्या करना है। आपको पहला काम यूपीएससी नोटिफिकेशन जाना है। अगर आप इस साल प्रिपेयर कर रहे हो, पिछले साल का देख लो, जो भी लेटेस्ट है वो आप एक बार पढ़ के देख लो, ठीक है। सिलेबस वगैरह का आपको आइडिया लग जाएगा। मेंस का जो एग्जाम है उसमें क्या है कि 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4, ओके। इसके अलावा एक होता है एसए का पेपर, ठीक है। एक होता है आपका ऑप्शनल, इसमें 2 पेपर होते हैं, 1 2, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और 2 जो है, एक इंग्लिश का या एक लैंग्वेज का, ठीक है। ये जो है जस्ट पास करने होते हैं, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, एक लैंग्वेज और ये आपको सेलेक्ट करने होते हैं। एवरीवन कैन क्लियर दिस, राइट। ये वाले जो 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेन पेपर है जो आपके मेंस में होंगे, ठीक है, समझ गए। ऐसे आप सब लिखते आ रहे हो, ऐसे जो लिखते आ रहे हो 10th तक, उसके अलावा भी अगर आपने लिखे हैं वही लाइंस पे है, बस उसका फॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है। ये कहाँ से पता चलेगा कि ऐसे में वो क्या जानना चाह रहा है? ये पता चलेगा नोटिफिकेशन से, ठीक है। ये नोटिफिकेशन से पता चलेगा। हम भी एक अपना जो सिलेबस पे लेक्चर बनाएंगे डिटेल, उसमें डिस्कस करेंगे, बट अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, आप सब कमेंट में बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है ऐसे वाले उसमें, कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे, ये आपको वहां से पता चलेगा। तो आप ये सब जानिए, ठीक है। GS 1, इसमें जनरली आपसे जो पूछा जाता है वो ये है कि हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब का डिफाइंड सिलेबस है, सिलेबस आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा। अगेन उस सिलेबस में भी क्या एक्सपेक्टेड है वो भी नोटिफिकेशन से पता चलेगा, तो वो ज़रूर पढ़िए, और ये चारों क्या आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब रही बात कि इसको करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, ये चारों का जो सिलेबस है इंक्लूडिंग ऐसे, इसका आपको प्रिंट लेना है। तो जो पहला आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें से आपने सिलेबस का जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है। पहले दिन जिस दिन आप तैयारी शुरू कर रहे हो, डे 1 में हम उसको कह रहा हूँ, डे 1 आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। सिलेबस का अलग अलग जो है स्टेपल करके रख लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप चिपका सकते हैं, जहाँ आप डेली उसको देख सकते हैं, वहाँ पेस्ट कर लीजिए, इवन इन द वॉल, टेबल और एनीथिंग, क्लिपबोर्ड, राइट। अदरवाइज आप इसको स्टेपल करके रख लीजिए। अब ये करना है, अगले एक हफ्ते का हमारा काम ये है कि हमें बस सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। ये आपको देखो कोई नहीं बताएगा, सब अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, सब अपना अपना सामान बेच रहे हैं, बट यहाँ पे जो बेसिक है वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस पढ़ना है एक हफ्ते तक बस। मैंने दूसरा कंपोनेंट क्या बताया था तैयारी का, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है पेशेंस। तो पेशेंस के लिए यही है कि आपको एक हफ्ते अगर सिलेबस पढ़ लिया आपने, आपकी 10 से 15% तैयारी हो गई। मेरा यकीन मानिए, 10 से 15%। सिलेबस आपको कैसे पढ़ना है? आप GS 1 का सिलेबस देख रहे हो, आप वहाँ पे देखोगे फ्रीडम स्ट्रगल, आप वहाँ पे देखोगे सोशियोलॉजिकल इश्यूज, पॉवर्टी, इंक्लूजन। आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि GS 1 में ये टॉपिक हैं, GS 2 में ये टॉपिक हैं, GS 3 में ये टॉपिक है। एक हफ्ते अगर आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, वर्ड बाय वर्ड चलोगे, हर वर्ड पे थोड़ी देर रुकना है कि अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है। जो समझ में नहीं आया उसको आप गूगल सर्च कर लो,
ठीक है, कि ये बेसिक मतलब क्या है इसका। इस तरीके से अगर आपने पढ़ा तो बेसिक में बता रहा हूँ आप 100% सक्सेस हो जाओगे इस एग्जाम में, नहीं तो घूमते रहोगे इधर उधर, कोचिंगों की दर दर ठोकरें खाते रहोगे, कुछ नहीं होने का। GS4 के लिए पूरी एक सीरीज चला रखी है जिसमें लेक्चर 1 जो है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि सिलेबस क्या है और हर उसका मतलब डिस्कस किया है। वो पूरी सीरीज देख लो, आपका GS4 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दूसरा काम क्या करना है, नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस पढ़ना है 1 हफ्ते तक। हर वर्ड पे आपको फोकस करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए मोटा मोटा कि क्या है। ठीक है, कि ये है GS1 GS2 GS3 और उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब नोटिफिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, GS2 में क्या है, पॉलिटी है लेकिन उसमें टर्म्स दिए हुए हैं कि सेक्युलरिज्म, इस पे फोकस करना है, तो वो टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि अच्छा ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। GS2 का ये पार्ट है, ये 4 मोटे मोटे 4 ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं, उसमें इंटरनल टॉपिक्स क्या हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, राइट। तो ये जो रूल है ये क्लासरूम का रूल है, इसको मैंने बोला है क्लासरूम रूल्स, ये बेसिक रूल्स हैं एंड दिस यू हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स। इफ यू आर नॉट अबाइडिंग बाय दीज रूल्स देन इट विल बी डेंजरस। ओके, अब स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा ये है कि बेसिकली आपने 1 हफ्ते तक सिलेबस देख लिया, अब कुछ बेसिक किताबें खरीद के लानी है मार्केट से। ठीक है, ये किताबों को हम अगले 1.5 महीने तक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कैसे एनसीईआरटीज पढ़नी है, ये इस पे मैंने एक अलग लेक्चर बनाया है, उसका लिंक दिया हुआ है, वो भी देखिए आप। ठीक है, बट अगले 1.5 महीने हमें क्या करना है, केवल ये बेसिक किताबें पढ़नी है कुछ जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे पढ़ोगे तो समझ भी आएगी चीज, अच्छे से भी पढ़ोगे, याद भी रहेगा, सब कुछ होगा। अब ये है कि मार्केट में नाम सुन लिया किसी किताब का, वो ले आए, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं अब जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ हो, मेरे चीज को फॉलो कर रहे हो, मेरे रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो हूँ मैं। कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको पढ़ना है। और बहुत मजा आएगा दोस्तों, जब आप पढ़ोगे इन किताबों को आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, ऐसे इस दृष्टिकोण से पढ़ोगे, आप इस नजरिए से पढ़ोगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, इट विल बी वेरी नाइस। तो जनरली जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस बुक से स्टार्ट करिए, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। क्योंकि इंडिया देखिए आपको ब्रॉड आइडिया होता है, थोड़ा मैप देखते भी रहते हैं, इंडिया की चीजें हमें पता भी हैं, तो ये जो है ये किताब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगले 1 डेढ़ महीने तक आपको ये चारों किताबें पढ़नी हैं। ये किताब बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में वेजिटेशन किस तरह से है, इंडिया के पहाड़ किस तरह से बने हैं, इंडिया में नदियाँ किस तरह से हैं। ठीक है, तो रफ रफ आइडिया आपको लग जाएगा इस किताब से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये दूसरी किताब है जो आपको पढ़नी है। अगेन आपको कैसे पढ़नी है वो एक डिफरेंट लेक्चर है, ये सारे के लिए मैंने एक डिफरेंट लेक्चर बनाया है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। बट दूसरी किताब आपको ये पढ़नी है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं अभी। तीसरी किताब आपको पढ़नी है हिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है, पार्ट, इसमें बेसिकली 2 पार्ट और हैं, पार्ट टू एंड पार्ट 3। ठीक है, ये 2 किताबें भी पढ़नी है, तो 1 2 3 4 5 6 किताबें टोटल जो है आपको पढ़नी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगले 1.5 महीने में आपको 6 किताबें पढ़नी है। ठीक है, इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि बच्चे क्या है पेन पेंसिल लेके बैठ जाते हैं, हर चीज़ लिख देते हैं कॉपी में, इसमें पढ़ा नोट। भाई यूपीएससी नहीं पूछ रहा है कि आपने इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ा है या किसी पीएचडी की किताब में पढ़ा, अपने नोट्स में पढ़ा, उसको मतलब है कि आपको पता है या नहीं पता है। एट द एंड आपका गोल क्या है, आपको पता है चीज या नहीं पता है। तो अगर आपको पता है, इट इज कोई भी सोर्स हो, इट डजेंट मैटर। नहीं पता है तो इट डजेंट मैटर आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं। तो यही मेरा गोल है कि आप जब ये किताबें पढ़ रहे हो तो आपको ब्रॉड आइडिया लेना है कि यार मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया की फिजिकल एनसीईआरटी या इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक हो गया जो आपको अगले 1.5 महीने में करना है नोटिफिकेशन के बाद, राइट। 1 हफ्ते आपने नोटिफिकेशन पढ़ा, अगले 1.5 महीने ये आपने 7 किताबें पढ़ी, देन यू आर गुड टू गो, राइट। अगले 4 महीने, लाइक 2 महीने आपने पढ़ा, अगले 4 महीने आपको
ये सारी किताबें उसमें ऐड करनी है। ये किताबें ऑलरेडी थी, ये किताबें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जो पिछली स्लाइड में बताया। ये किताबें आपको एडिशनली ऐड करनी है, राइट। इन किताबों को कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, बट अब जो नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं वो आपको ये किताबें पढ़नी है। इन किताबों से आपको नोट्स लेने हैं, ठीक है। अब क्या है, इनको कैसे पढ़ना है वो आप देखिए, हाउ टू स्टडी, राइट। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको फोकस करके इनको पढ़ाना है। अब आपको जो है हर चीज को याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। मिनिमम हम 4 to 5 रिवीजन करेंगे, रिवीजन की स्ट्रेटेजी भी मैं बताऊंगा, बट नेक्स्ट 4 मंथ्स आपको ये सारी किताबों पे फोकस करना है। ये किताबें ऐड हो गई, ये किताबें भी होंगी और हम इनको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। ये है क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ये एक मोटी किताब आती है, तो इसकी छोटी वाली वर्जन आता है, बट एक ये इन तीनों राइटर्स की आती है, वो आप खरीद लीजिएगा हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ओके। ये हो गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की, इसका पार्ट 2 पढ़ना है आपको, पार्ट 2 पढ़ना है इसमें से, ठीक है। ये आपकी हो गई इन्वायरमेंट की, ये है शंकर आईएएस की किताब। ये बेसिक किताबें हैं जो आपको पढ़ रही हैं, तो आपकी इतनी मोटी मोटी किताबें जो हैं ये हो गई। ये आपको 6 महीने, जब डे 1 से अगर मैं 6 महीने देखूं, ये किताबें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको अपने रिवीजन का भी शेड्यूल बनाना है, रिवीजन का शेड्यूल मैं बता दूंगा वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपकी जो है किताबें हो गई। इसमें एक किताब जो आप ऐड कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, जिसमें लास्ट यूनिट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लास्ट यूनिट है, वो इन्वायरमेंट के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में उन्होंने प्री में लिखा हुआ है जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं वो पूछेंगे, ठीक है। तो इतनी किताबें होंगी। इस 6 महीने में रिवीजन का शेड्यूल कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग के 1.5 महीने ये पढ़ी, उसके बाद आप इन किताबों पे आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने इंडियन पॉलिटी ली, इंडियन पॉलिटी के लिए आपको वन गो में ख़त्म नहीं करनी है, आप इसमें जो है जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए, तो हर रोज़ आप स्टार्टिंग में 1 से 2 चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अगर आप 1 से 2 घंटे दे रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, हर रोज़ देने हैं इसको, ठीक है। तो आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा पहले दिन, दूसरे दिन आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा, तो सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करिए, ठीक है। थर्ड चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर रिवाइज करिए। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में जो टाइम है वो कम होता जाएगा और आपको रिवाइज करने में इजी हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद जब 3 से 4 रिवीजन हो जाएं एक ही चैप्टर के, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, उस चैप्टर को रिवीजन फिर बाद में कर सकते हैं। हम लगभग 15 से 20 दिन बाद उसका रिवीजन अगेन साइकिल में लेके आएंगे, एक बार करेंगे बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने तक आपने ये पढ़ी। आप 1.5 महीने के बाद आप पॉलिटी जो है डेली पढ़ रहे हो, ठीक है। 1 से 2 घंटे डेली पढ़ना है, जैसे मैंने बताया। पॉलिटी के अलावा जो टाइम बच रहा है उसमें से कोई एक किताब पकड़ोगे। मेरे अनुभव है कि आप जो है ये वाली किताब पकड़ो, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये किताब पकड़ो, ये और जो पार्ट 3 है ये जो है सेम है, ठीक है। पार्ट 3 भी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। अब इसके हम नोट्स बना लेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के हम अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, सो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर नोट्स, राइट। तो हम नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें टॉपिक वाइज जो दे रखा है हम उससे मैच करेंगे। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, वो हम अपने नोट्स में ले आएंगे। तो ये जो थर्ड पार्ट है एंड दिस पार्ट आफ्टर नोट्स आर कंप्लीट, ये दोनों का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पढ़ने में भी आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो वही सारी चीज़ें इसमें थोड़ा और डिटेल में दी होंगी, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, राइट। तो आपको ये इस तरीके से पढ़नी है। ये लगभग लगभग 15 से 20 दिन में आप ये किताब ख़त्म कर दोगे। आप उसके बाद ये किताब उठा सकते हो, फिर ये किताब उठा सकते हो, फिर ये किताब उठा सकते हो। तो ये सारी किताबें जो हैं 6 महीने में आपने पढ़ ली हैं। आपकी प्री की लगभग लगभग तैयारी हो गई है। जो बेसिक किताबें हैं वो आपने पढ़ ली हैं, मेंस के लिए भी आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है कि न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप कब से पढ़ने लगेंगे, आप 1.5 महीने तक
न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। नो न्यूज़पेपर टिल 1.5 मंथ्स, 1.5 महीने आपको न्यूज़पेपर नहीं, 1.5 महीने बाद आप एक न्यूज़पेपर लगा लेंगे। वो मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन एक्सप्रेस, आप पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ जब 1.5 महीने आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, जो मैंने एडिशनल किताबें बताई, और रिवीजन अपना स्टार्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ आप जो है 1 घंटा न्यूज़पेपर को देंगे। न्यूज़पेपर से कोई नोट्स नहीं बनाने हैं अभी, ठीक है। ये नोट्स 1 महीने तक, नो नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो 1.5 महीने बाद आपने जो है न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं आप। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे ही आप 1 महीना हुआ डे 1 से, आपको अपना एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना है विद इन अ वीक। वो सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होगा, आप बात करिए, आप नेट पे देख लीजिए, आपका जिसमें फाउंडेशन आपने जिसने में बैचलर्स डिग्री है आप वही ले रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं ऑप्शनल डिसाइड करने के। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट शेड्यूल ये है बेसिकली कि जब आपने तैयारी शुरू की डे 0, उसके 1 महीने के बाद आप जो है ऑप्शनल अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि ये मेरा ऑप्शनल है, ये मेरा फाइनल है। जब आपका ऑप्शनल फाइनल हो जाएगा देन इट विल बी इजी टू प्रिपेयर फॉर इट। बट आपने जो फाइनल किया वो आप सोच समझ कर, लोगों से पूछकर, अपना इंटरेस्ट देखकर वो सब आप फाइनल कर लेना है। तो ये आपका बेसिक शेड्यूल रहेगा। 1.5 महीने बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है, 1 महीने बाद आपको ऑप्शनल सेलेक्ट कर लेना है, 1 से 1.5 महीने के बीच में आप वो स्टार्टिंग की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शनल डिसाइड हो गया, आपका बेसिक तैयारी हो गई है। 6 महीने के अंदर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आपने जो है सारी चीज़ें बेसिक्स आपके कवर हो गए। अब आती है बात बुकलेट्स की। जो बुकलेट्स और न्यूज़पेपर दोनों करंट अफेयर्स कवर करते हैं, तो इससे हमें नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये वाली चीज़ें हैं। तो मेरी राय ये है इसमें कि आप जो भी बुकलेट पढ़ रहे हो, हर महीने की आपको बुकलेट पढ़नी है। ये भी बुकलेट आपको स्टार्ट करनी है न्यूज़पेपर के साथ। सो बुकलेट एंड न्यूज़पेपर आप जो है एक साथ स्टार्ट करोगे, राइट। तो पिछले 1 साल की हम, फॉर एग्जांपल जून में अगर पेपर है तो आप बुकलेट पिछले जून से स्टार्ट कर सकते हो, या मई से। कोई कितना भी कहता रहे कि 2 साल से पूछ रहा है यूपीएससी, तो 3 साल से पूछ रहा है, आप उसकी बातों पे मत जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ उतना करिएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर और एक बुकलेट आपने एक साथ स्टार्ट किए 1.5 महीने बाद, बात खत्म, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन जनरली एस्पिरेंट्स को रहता है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें मेरा है कि आप 4 महीने बाद, जब आप बेसिक किताबें ख़त्म कर ली हैं और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए हो, आपको 3 महीने हो गए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, ठीक है। और जो एडिशनल किताबें हैं वो भी आपने लगभग लगभग कवर हो जाएंगी आपकी। 1 महीने आपके पास, 1 डेढ़ महीना और रहेगा, जो 2 महीने रहेंगे, 6 महीने के अंदर कवर करना है, तो आपके पास वो रहेगा। आप 4 महीने बाद जो है स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं हो कंफर्टेबल तो 6 महीने बाद स्टार्ट करो। बेसिक बात है, पहले आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करो। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो, आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। दिस कैन बी 6 मंथ्स ऑल्सो। आप एक क्वेश्चन से आंसर राइटिंग इस्तेमाल करोगे, और आंसर राइटिंग उसकी करोगे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ है, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने स्टार्ट कर देने हैं 6 महीने बाद मेंस के, कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप GS1 देखोगे, क्योंकि अब आपको सिलेबस क्लियर है। आप GS1 का पेपर उठाओगे, उसमें क्वेश्चन स्टडी करोगे, अच्छा इस तरीके से पूछ रहे हैं, इस तरीके से पूछ रहे हैं, इस तरीके से पूछ रहे हैं। GS4 की दिक्कत नहीं है, पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, फ्री में आप करिए उसको, नोट्स बनाइए अपने और अच्छे से प्रिपेयर करिए, और लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए। मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रखे हैं, उसमें कैसे आंसर लिखना है ये भी कर रखा है, वो कोई इशू नहीं है। तो दिस इज ऑलमोस्ट क्लियर दैट मेंस की तैयारी या मेंस आंसर राइटिंग जो है वो आप लगभग 4 या 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। वो भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एक आंसर लिखेंगे, फिर धीरे धीरे उसको 5 करना है, फिर धीरे धीरे उसको 10, और फिर धीरे धीरे फुल लेंथ पेपर। तो आफ्टर 9 months you will be writing full length papers. फुल लेंथ पेपर आप लिखने के लिए सक्षम होंगे, आप तैयार होंगे, एंड यू विल बी राइटिंग देम, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं तो। आप मेरे सारे लेक्चर्स देखिए कि किस तरीके से करनी है बाकी अप्रोच, आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को, उसको कैसे इंक्लूड करना है, एंड यू विल बी एबल टू राइट फुल फ्लेजेड आंसर्स ऑफ मेंस
एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है, प्री का आप पेपर्स करोगे, कब करना है क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो इसमें टॉपिक रह गया वो रह गया टेस्ट सीरीज का टॉपिक। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज आपको कब लगानी है कब नहीं लगानी है। प्रीलिम्स की आप मेंस की टेस्ट सीरीज नॉट बिफोर 9 मंथ्स, नॉट बिफोर 9 मंथ्स। आप 9 महीने से अगर तैयारी कर रहे हो, इस शेड्यूल के साथ कर रहे हो, ये आपकी बेसिक चीज़ें हो गई हैं, तब आप तैयार, अब आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो इफ़ यू आर विल कंफर्टेबल, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। प्री की टेस्ट सीरीज में कहूँगा कि हाँ आप ज़रूर ज्वाइन करिए। प्री टेस्ट सीरीज आप कर लीजिए, जैसे ही आपके 6 महीने कंप्लीट हुए हैं, आपने बेसिक कवर कर लिया है, आप टेस्ट सीरीज चले जाइए। तो जो बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिक 1.5 महीना प्लस 4 महीने वाली बुक्स हैं, तो 6 महीने वाली जो आपने कवर कर लिया है उसके, और आप 4 महीने से क्योंकि न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज अभी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 9 महीने तक आपको मेंस का छूना भी नहीं है टेस्ट सीरीज वगैरह। मेंस में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, मेंस में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि वो क्या क्या एडिशनल चीज़ें हैं और उनमें कितना टाइम लगेगा और कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो मेंस के एडिशनल टॉपिक्स क्या हैं। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है तो आप देखोगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये GS 1 के टॉपिक हैं। ठीक है, ये GS 1 के एडिशनल टॉपिक्स हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये GS 4 है। जो अभी तक जो 6 महीने की साइकिल में कवर नहीं हुए हैं वो ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, ऐसे है, इनको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। गवर्नेंस एंड IR है, GS 2 का टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट GS 3 का टॉपिक है। सिक्योरिटी GS 3 का टॉपिक है। MSP फार्म रिलेटेड है, ये GS 3 के टॉपिक है। ये जो है एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो अभी बेसिक किताबें पढ़ी हमने, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनमें आते रहेंगे, बट इनका स्टैटिक पार्ट जो है नहीं आया होगा। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए क्या करना है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लिए आपको NCERT कवर करनी है क्लास 12th की। ठीक है, पहला टॉपिक। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको नॉर्मल लॉ की किताब है, ये पढ़नी है। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का जो है सारा दिया हुआ है। ठीक है, 1, 2 एंड सो ऑन, कोल्ड वॉर एटसेट्रा। ठीक है, इस पे मैं और लेक्चर्स बनाऊंगा कि कैसे कवर करना है, बट ये आपके जो दो हैं वो किताबें हैं। सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पे वर्ड स्मिथ के आप लेक्चर्स देख लीजिए। GS 4 के लिए वर्ड स्मिथ के लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा। गवर्नेंस जो है वो कवर है एथिक्स वाले लेक्चर्स में। सो आपने अगर एथिक्स वाले लेक्चर्स देख लिए तो आपका GS 4 कवर हो जाएगा, गवर्नेंस कवर हो जाएगा। IR का जनरली स्टैटिक पार्ट आपको करंट अफेयर्स के साथ ही पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटरनेशनल इशू चल रहा है हमास और गाज़ा का, हमास गाज़ा इसराइल का चल रहा है, तो आपने देखा कि क्या चल रहा है, आप उस पे नेट पे जाइए, उनका हिस्ट्री पढ़िए, आप अपने नोट्स बना के रखिए कि हमास एंड गाज़ा। ठीक है, A4 शीट्स पे नोट बनाइए ताकि आपको कुछ ऐड करना है तो वो इजी हो जाए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट सिंपल है, आप डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाइए, NDMA की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या क्या है, गाइडलाइंस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा एक सेकंड ARC की रिपोर्ट है। ठीक है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे, गवर्नमेंट। वर्ड स्मिथ की एक सीरीज भी आएगी, आप वो भी कवर कर सकते हो। सिमिलरली सिक्योरिटी कहाँ से करनी है, सिक्योरिटी आप अगर करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, जैसे IR के लिए नोट्स बन रहे हैं वैसे ही सिक्योरिटी के लिए अपने नोट्स बना के रखिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं इसमें। आप क्वेश्चंस भी देखिए साथ साथ कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, वो करंट अफेयर रिलेटेड पूछेंगे, उधर आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं बनना है कि भारत ने साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन से स्टेप्स उठाए। आप जो भी करंट अफेयर की बुकलेट पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें वो कवर होते हैं। ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आप लिख लीजिए, नेट पे जाइए, सर्च करिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सोर्स मिल रहा है तो आप उससे जाइए, नहीं मिल रहा है तो PIB की वेबसाइट है, वहाँ देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है, MSP एंड फार्म रिलेटेड, अगेन दिस इज करंट अफेयर इशू,
और इसमें जो भी टॉपिक्स के नाम हैं GS3 में वो आप नेट पे सर्च करिए और वहाँ से आप अपने नोट्स तैयार करके रखिए। सो ये आपकी जो पूरी तैयारी है ये मेंस को साथ में लेते हुए जो है फाइनली हो रही है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है आई होप। एंड बहुत सारे वर्ड स्मिथ के लेक्चर्स भी हैं जो अपलोड किए गए हैं, वो ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखिए कोचिंग वाले तो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, एक ही बात सब लोगों को पढ़ाई जा रही है, अब वो सैचुरेट हो गया वो मार्केट। आपको इसका फ़ायदा उठाना है कि आपको अगर कोई नया टीचर मिल रहा है, कोई नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, आप उसको फ़ायदा उठाइए। बाकी सारे लोग तो अब ये बिजनेस बना दिया उन्होंने, जो बिजनेस नहीं बनी है चीजें, जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं चल रहा वहां पे फोकस करिए। ठीक है ना? तो इसीलिए ये लेक्चर्स देखिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए एंड यू विल बी थ्रू। करंट अफेयर जैसे मैंने बनाया, हाउ टू मेक नोट्स, बुकलेट, न्यूज़पेपर, स्टैटिक पार्ट, ये सारे पे मैं एक अलग से लूंगा वीडियो कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। मैंने ब्रॉड आपको आइडिया दे दिया है कि आफ्टर 1.5 मंथ्स ऑफ डे वन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस, आपको एक करंट अफेयर की बुकलेट पढ़नी है, नोट्स जो बनाने हैं वो या तो करंट अफेयर की बुकलेट में आप न्यूज़पेपर से जो रिलेटेड टॉपिक है वो लिख सकते हो, या आप जो है अलग से एक नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो टॉपिक वाइज। ठीक है, स्टैटिक पार्ट से आपको रिलेट करते रहना, दिस इज इम्पोर्टेंट। MSP का इशू है, ये कब कर पाओगे आप? जब आपको सिलेबस क्लियर होगा। अगर आपको पता है कि MSP टॉपिक में है और MSP से रिलेटेड कुछ करेंट, तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा ये है। सिक्योरिटी आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक है, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल बी लॉस्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगले 1-1.5 साल में कि आप समझ नहीं पाओगे क्या रखना है क्या नहीं। वो तभी हो पाएगा जब आप करंट अफेयर्स, जब आप सिलेबस फोकस्ड हो, आपको पता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है इन प्री इन मेंस। आई थिंक इट इज़ मोर और लेस क्लियर। बाकी वीडियोस का जो है आप ज़रूर देखिए, इस जो सीरीज़ में हमने बनाया है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर में, एंड इट विल गिव यू न्यू पर्सपेक्टिव। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, और दिल्ली में आके धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन सोर्सेज मैं बता दूंगा आपको, आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, राइट। और ज़्यादातर लोग जो आजकल निकल रहे हैं वो विदाउट कोचिंग वाले निकल रहे हैं। ठीक है, कोचिंग में तो हर किसी को सेम बात पढ़ाई जा रही है, वहाँ भी आपको ही मेहनत करनी है, तो आप घर बैठे ही करिए ना मेहनत आराम से। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, फोकस्ड रहिए, एंड कीप फॉलोइंग वर्डस्मिथ for new perspective on everything, for new perspective on UPSC preparation, right? Thank you very much for watching this lecture, and I hope it is clear and you are aware that what is the preparation strategy and how you have to prepare from home without coming to coaching. So ये timeline follow करिए। आप इस timeline को अगर follow करोगे, you will, आप बहुत इजी लगेगा आपको तैयारी, अदरवाइज आप घूमते रहोगे इधर से उधर इधर से उधर। ठीक है, लेकिन ये टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर यूपीएससी। थैंक यू वेरी मच।